कौन सी दो चार ऐसी चीजें हैं कि जिन पे बच्चे अभी से काम कर सकते हैं कि वो इंटरव्यू उनका ठीक ठाक चला जाए? कि मेहनत ना कभी भी बेकार नहीं जाती। मुझे बहुत बुरा लगा था सर, 155 नंबर लाके भी मतलब मेरा नहीं हुआ जब डीएसएसबी में, तो मैं ये सोचती थी कि मैंने बहुत अच्छा किया है, लेकिन आज भी मैं फिर अपने उन 155 मार्क्स जिसकी मुझे जॉब नहीं मिली, मैं अपने आप को अप्रिशिएट करती हूँ, मैंने अच्छा स्कोर किया। क्योंकि जब आप सच में मेहनत करते हो ना, आप अपनी खुद की वैल्यू करने लग जाते हो, और आपको कहीं ना कहीं पता होता है कि कब आप मेहनत कर रहे हो और कब आप दिखावा कर रहे हो मेहनत करने का। बिल्कुल। टाइम टेबल आपका कभी भी टाइम के हिसाब से नहीं बनना चाहिए, सब्जेक्ट के हिसाब से बनना चाहिए। मैं ऐसे बनाती थी जैसे मान लीजिए 1 महीना बचा है पेपर के लिए, मतलब मेरा तरीका बहुत बोरिंग आपको लग सकता है, लेकिन ऐसा ही था। और अगर आपने ये फॉलो किया तो मैं इस चीज़ की सच में गारंटी देती हूँ कि अगर आप ऑनेस्टी के साथ, डिसिप्लिन के साथ ये सब करेंगे ना, सच में वर्क करता है। मेरे साथ किया है। तब मेरी इस चीज़ को आप मान लीजिए कि जो अच्छा बच्चा होता है ना, वो हर चीज़ में अच्छा होता है। हाँ। ये ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो अच्छा बच्चा है ना, वो अगर कलर भी करेगा ना तो उसमें दिख जाएगा कि हाँ ये समझदार बच्चे ने किया है। मतलब हर चीज़ में अच्छा होगा अच्छा बच्चा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरा मैथ्स अच्छा है, मेरा इंग्लिश तो बेकार है। आप एक बार शुरू तो करो, बिल्कुल आप अच्छा कर ले जाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत गजब बात बोली है, पता है आपको? आप प्रॉपर एक दिन के लिए थाना अध्यक्ष बने। हाँ सर, मैंने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया था। उस दिन के थानाध्यक्ष के साइन मेरे थे। अच्छा। हाँ, और प्रॉपर केस सॉल्व किसी को किए थे। पहला मतलब पिटा भी? हाँ सर, वो नहीं कराते हैं, अतिक्रमण कर लेते हैं जो लोग, तो वो सब किया, तो हटाया। तो भाई साहब, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ये तो मजा ही आ गया। ठीक है, तो सब हर चीज के लिए तैयार हो, जो भी अपॉर्चुनिटी मिले ना एकदम तैयार रहो, क्योंकि वही दिखाओ कि अच्छे बच्चे हो, हर चीज में आगे हो। ये इंटरव्यू मेरा भी अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट थैंक डिस्कशन। यू सो मच सर। ठीक है, मुझे कभी एक हिमांशु है ना, हिमांशु सर, सांगवान हाँ। सर, उनका इंटरव्यू सच में ऐसा लगा था कि जैसे मैंने जैसे तैयारी की थी वैसे ही करके आया है वो लड़का। एक एक पॉइंट का पता था उसको, कहाँ तैयारी जा रही है उसकी। फिर उसके बाद एक मैम मिली थी, अस्मिता मैम, उन्होंने बहुत बढ़िया तैयारी की थी। उसके बाद आज आप हो जिसने थैंक यू सर। जेन्युइनली वो एक एक पॉइंट बताया है कि यहाँ से ऐसे चीज करी जा। हेलो भाई, कैसे हो आप सभी? होपफुली बहुत बढ़िया हो गए, और स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में, जिसमें हमारे साथ है नैन्सी मैम, जिनका अभी अभी केवीएस में सिलेक्शन हुआ है। क्या बढ़िया इनके मार्क्स थे, और इनकी जर्नी कितनी गजब रही है, वो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि इनसे पहले इन्होंने डीएसएसबी का भी एग्जाम दिया था, और उसमें भी इनका जितना आप लोगों का सपना है लगभग उतना इनका स्कोर था। तो वो भी पूछ लेंगे कि मैम आपने वहां की तैयारी कैसे करी। और मेरा आज मैम आपसे ये वो है, क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशंस है कि आप एक बच्चे को केवल केवीएस के लिए तैयारी करने को नहीं कहोगे, आप उनको वैसे गाइड करना कि भी एक बच्चा जो डीएलएड करके टीचिंग फील्ड में आना चाहता है, तो अब उसको एक बढ़िया कंपटीशन के लिए तैयार होने के लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, क्या क्या आप उसको गाइड कर सकते हो, उस माइंडसेट के साथ इस इंटरव्यू को चलाएंगे। तो सबसे पहले तो मैम स्वागत है आपका हमारे चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और कोशिश करूंगी मैं आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा खरा उतरूं। नहीं मैम, बिल्कुल। अब जिस ऑफ कैमरा आपसे बात हुई है ना, तो मुझे लग रहा है कि आप खरे उतरोगे, बल्कि मुझे एज ए होस्ट मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ जाएंगी कि मैं आपसे उतना चीजें बाहर निकलवा पाऊंगा या नहीं निकलवा पाऊंगा। तो ठीक है मैम, थोड़ा सा एक बार अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। एजुकेशनल बैकग्राउंड का मेरा जो 12th और 10th रहा है वो हिंदी मीडियम से ही रहा है, प्रॉपर यूपी बोर्ड से। उसके बाद ग्रेजुएशन मेरा मिरांडा हाउस से रहा है, तो ये एकदम ग्राफ मेरा चेंज हुआ था। 2017 में मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन करने के बाद 2018 में मैंने डीएलएड में एडमिशन लिया था। ठीक है। उसके बाद पहली वैकेंसी जो आई थी टीचिंग की, वो 21 में आई थी DSSB की, तो मैंने वो वैकेंसी दी थी। तो उसमें मेरा 155 मार्क्स था, तो सिलेक्शन फाइनली तो नहीं हुआ था, ई डोजियर फेल हुआ था केवल। ठीक है। फिर उसके बाद ये केवीएस का, मेरी डीएलएड कंप्लीट होने के बाद पहली वैकेंसी थी केवीएस की, ठीक है। तो इसमें फिर ज्वाइनिंग हुई, मेरा इसमें कंप्लीट हुआ। तो बहुत बढ़िया मैम, जहां आपने अपनी लिस्ट भेजी थी ना, उसमें 350 रैंक थी आपकी। उससे थोड़ा सा ऊपर एक लड़की का नाम, मैम का नाम है गर्विता शर्मा। अच्छा। तो उनका भी इंटरव्यू हमारे चैनल पे आ चुका था, और वो हमारे स्कूल में पोस्टेड है जी। तो ठीक है, फिर अब आ जाइए मैम कि एक बच्चा जो अभी आपने जैसे जर्नी स्टार्ट की थी 12th की, डीएलएड कर रहा है, हाँ। तो अब वो आगे अपना सपना देख रहा है कि मैं भी कल को एक टीचर बनूंगा। तो अब उनको गाइड कर दीजिए कि वो कैसे कैसे अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। पहले तो एक बार थोड़ा सा ये बता दीजिए कि भी उनको केवीएस और डीएसएसबी के बारे में मोटा मोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए।
कि केवीएस क्या है और डीएसएसबी क्या है? केवीएस, देखिए केवीएस तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एक ऑटोनॉमस बॉडी है और डीएसएसबी जो है वो स्टेट बोर्ड की जॉब है। तो मुझे लगता है टीचिंग जॉब में इतना अभी जिस स्टेज पे हम लोग हैं इतना नहीं सोचना चाहिए, जो वैकेंसी आ जाए चुपचाप से बस ले लो। ये सब बात की बातें हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस सब में नहीं पढ़ना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, जो मुझे लगता है। और अभी जो ज़्यादातर टीचिंग में जो लोग जा रहे हैं ना, इसी माइंडसेट से जा रहे हैं। ये सच्चाई है सर कि हमको कुछ और करना था लेकिन हम कुछ नहीं समझ में आ रहा था तो बस बीएड में या फिर डीएलएड में एडमिशन ले लिया। मोस्टली ऐसा होता है, मतलब यूपी में तो ऐसा होता है कि जिसको कुछ और कर रहे थे लेकिन साइड में बीएड चल रहा है, फिर जब कहीं कुछ नहीं होता तो फिर वो बीएड में आते हैं। तो मेरा सजेशन सबसे पहले ये है कि अगर आपने डीएलएड में एडमिशन ले लिया है तो अब यहाँ से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। अगर आप ये सोचेंगे कि डीएलएड के एग्जाम्स में कुछ नहीं होता, ये तो ऐसे ही कर ले रहे हैं, सीटेट वीटेट हो जाएगा, तो आगे जाके आपको ये जो कंपटीशन वाले एग्जाम है ना, टीचिंग जो जॉब वाले एग्जाम है, ये लेने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले तो जो डीएलएड के एग्जाम से इनको सीरियसली लेना शुरू कर दे इनकी, क्योंकि इनको डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि अगर आप इनको अच्छे से पढ़ाई करते हैं ना, डीएलएड का मतलब जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है या फिर बीएड अगर आप कर रहे हैं, टीजीटी की अगर बात हो, तो अगर आप उनको अच्छे से कर ले जाते हैं ना तो आपको आगे यहाँ पे आपके लिए कुछ भी नया नहीं होगा। जैसे अभी बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि जो एकदम शुरू से शुरू कर रहा है उसको क्या करना चाहिए, तो एकदम शुरू से शुरू क्यों कर रहे हैं, हम करके आए ना इतना बेसिक तैयारी। बिल्कुल, तो एकदम शुरू से शुरू नहीं करना है। मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप अभी हैं भी डीएलएड का फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में हैं और अगर आप सीटेट का पेपर दे रहे हो तो आपकी जो बुक्स हैं टाइट वाली उनको अच्छे से करना शुरू करते हैं। तो ये मेरा पहला सजेशन है। इसके बाद एग्जाम्स के लिए तो जैसे सबसे पहले लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, हिंदी इंग्लिश ये जो लैंग्वेज है। अब मेरा जैसे हिंदी बैकग्राउंड था तो मुझे हिंदी का उतना मुझे दिक्कत नहीं हुई मुझे, लेकिन फिर भी मैंने देखा है सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे होते हैं उनके लिए हिंदी थोड़ा सा टिपिकल सब्जेक्ट हो जाता है। तो हिंदी और इंग्लिश को ना हमेशा साथ में लेकर चलना चाहिए, क्योंकि हिंदी ना बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक सब्जेक्ट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना कि वोकैब, जैसे वोकैब से शुरू करती हूँ मैं कि हम सारा ग्रामर पोर्शन तैयार कर लेते हैं, फिर हम बोलते हैं वोकैब का कुछ नहीं पता, वो फंसेगी तो फंसेगी वरना नहीं फंसेगी। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता। हिंदी में वोकैब ऐसे फिक्स नहीं होती, हिंदी में वोकैब भी साइंटिफिक होती है। मतलब मैंने जहाँ से पढ़ा था हिंदी के लिए, एक परिष्कार वर्ल्ड चैनल है सर, तो वो सर हिंदी की प्रिपरेशन कराते हैं, तो उन्होंने ना विलोम शब्द पे भी 2-2 घंटे की वीडियो बना रखी थी। तो मैंने सोचा कि मतलब वोकैब में इतना क्या टाइम देना, लेकिन जब मैंने खोला ना उसको और मैंने समझा तो मतलब मैं रोक नहीं पाई नोट्स बनाने से पहले खुद को। मतलब मैंने नोट्स बनाए फिर उस चीज़ के, क्योंकि वो इतना अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ना आपको। मतलब मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक बार कर लेंगे ना तो आप उसको एज अ लैंग्वेज समझने की कोशिश करेंगे, मतलब ग्रामर बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। फिर इंग्लिश के लिए जो बच्चे हिंदी बैकग्राउंड के हैं उनके लिए मैं बताऊंगी 10th और 12th की एक बुक आती है, यूपी बोर्ड की न्यू स्टाइल और एक्सीलेंट करके बुक आती है। ठीक है। अगर हम उस बुक से करते हैं, उसमें क्या होता है ना, जैसे मैं बात कर रही हूँ ना इस तरह से बिल्कुल समझा के रखा हुआ है, एकदम ठीक है, एकदम आसान लैंग्वेज में। किसी को कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि इसमें ये लैंग्वेज कैसे समझेंगे, कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं है। इंग्लिश को भी एज अ सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ाया हुआ है। बिल्कुल, तो आप एक बार देख लें, मुझे लगता है कि समझ में आएगी हिंदी मीडियम के बच्चों को। ठीक है। अब जो हिंदी के लिए मैम आपने बताया था, हिंदी में अगर बुक्स बताइए तो एक बुक का और एक बुक तो आदित्य पब्लिकेशन है ही अभी तो, जो मतलब मैंने भी उससे की थी, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं लगी, बल्कि बहुत अच्छी बुक है आदित्य पब्लिकेशन। ग्रामर के लिए भी बहुत अच्छी बुक है। और हिंदी में मुझे लगता है सिर्फ 1-2 टॉपिक्स हैं, संधि समास, इनको बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए। मतलब इतना अच्छे से कर लेना चाहिए कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए। मुझे लगता है कि अगर आप बहुत टैट का पेपर कर रहे हो ना, फिर भी आपसे अगर कोई आरओ या यूपीपीसीएस का कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया उससे रिलेटेड, तो वो आपसे जाना नहीं चाहिए। संधि और समास, क्योंकि ये 2 ही टॉपिक हैं जो टिपिकल से हैं, बाकी बहुत आसान है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हो जाएगा, बुक से हो जाएगा। संधि समास बहुत अच्छे से कर ले। उसके लिए आप कोई टॉपिक वाइज किसी की वीडियो भी देख सकते हो, पर्टिकुलर टॉपिक सर्च करके और फिर वीडियो भी देख सकते हो यूट्यूब से। हाँ, मतलब लैंग्वेज हो गया हिंदी और इंग्लिश। और स्पेसिफिक देखो भाई, मैम ने जैसे बताया कि हिंदी उनके लिए ऐसे बताइए कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, अब उनके लिए हिंदी एक बहुत टफ सब्जेक्ट लगता है उनको, यार कैसे एकदम संधि कारक उनके मुंह पे जब लगता है, कारक और पता नहीं क्या क्या हो गया, समास क्या ही बन गया ये तो। और फिर ऐसे जो बिल्कुल गांव में या फिर जो लड़कियां स्पेशली जो बेचारी कभी घर से बाहर ज्यादा नहीं निकली, तो उनको हिंदी अच्छे से वो होती है उनकी कवर, लेकिन इंग्लिश में उनकी थोड़ा हाथ तंग हो जाता है।
तो उनके लिए मैम ने फिर बता दिया कि 11th-12th की जो एक्सीलेंट एक्सीलेंट और न्यू स्टाइल या एक्सीलेंट पहले बहुत पहले चलती थी, मुझे नहीं लगता न्यू स्टाइल अब मिलती भी होगी, लेकिन एक्सीलेंट तो मिलती होगी। ठीक है। तो वो और साथ में लेकर चले, हिंदी और इंग्लिश को हमेशा साथ में लेकर चले। अगर आप एक्टिव पैसिव कर रहे हो ना, तो उसमें भी क्या बोलते हैं उनको, कारक करके आता है, वचन वाच्य आते हैं हिंदी में, वाच्य आते हैं, तो वो सब कुछ साथ में कर लेके चलेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा मुझे लगता और फिर इधर से वो कंपाउंड और वो हाँ, मिश्र वाक्य है। बिल्कुल, ये इंग्लिश हिंदी साथ में लेके चलना चाहिए, तो कम टाइम में बेहतर समझ में आता है। हाँ, और दूसरी चीज ये हो जाती है मैम, देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों अगर डीएसएसबी में देखी जाए तो पीआरटीएम भाई 20-20 नंबर की आती है, बहुत 40 अच्छा नंबर। इसका वेटेज है। और ऐसे ही केवीएस में भी हिंदी 30 मार्क्स की, इंग्लिश 30 मार्क्स की, समझ गए। लैंग्वेज मतलब दोनों टोटल मिला के 60 मार्क्स की आती है यहाँ पे। तो अब लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस आप यहाँ से समझ ही चुके होंगे। और अगर आप यूपी टेट या सी टेट निकाल के आए होगे तो आपको पता ही है, फिर वो वेटेज है ही वहाँ पे। बिल्कुल। तो अब इसके बाद बताइए मैम। इसके बाद मैथ्स के लिए फिर से मैं बोलूंगी कि डाइट की जो आपकी बुक्स है ना, जैसे 4 सेमेस्टर में आपका सिलेबस इतना अच्छे से डिजाइन किया गया है डीएलएड का। अगर आप 4 सेमेस्टर ये पूरा 2 साल का पूरा कर रहे हो, तो इसमें प्रॉपर कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपका कॉम्पिटिटिव इन एग्जाम से बाहर जाएगा, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है। हाँ, उतना लेवल नहीं है उसका, लेकिन एग्जैक्टली लेवल वो नहीं है, पर बेस तो वही मिलेगा। हाँ, वही मिलेगा। और अगर जैसे अभी फिर से मैं बोल रही हूँ, कई बच्चे बोलते हैं ना कि जिनको बिल्कुल मैथ्स नहीं आता वो क्या करें, तो वो करें। तो उनका मुझे लगता है कि पहले बेसिक होना, पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा ना, आप चाह के भी नहीं क्वेश्चंस कर सकते। और जिस बच्चे को बिल्कुल बेस में, मान लो उसको रेशियो में दिक्कत आ रही है, उस बच्चे को कहीं ना कहीं इंटरेस्ट वाले में, उस बच्चे को प्रॉफिट एंड लॉस वाले थोड़ा सा टॉपिक इधर उधर हो जाए, उसको दिक्कत आ रही है, तो फिर उसको कहीं ना कहीं एक बार अपनी रूट्स पे काम करने की जरूरत है। और रूट्स आपके कहीं ना कहीं भाई डीएलएड में ही थी। हाँ, और सर ये बात देखिए सच है कि आप डीएलएड मतलब मैंने जब किया है ना सर, मैं इसके बेस पे बता रही हूँ, अदरवाइज नहीं बोल रही हूँ। वही लोग डीएलएड करते हैं, कोई इंटरेस्ट से टीचर बनने के लिए डीएलएड करने नहीं जाता। सही बात है ये। तो जो लेडीज भी आती हैं जो मैरिड है, नहीं इतना टाइम दे पा रही हैं, कई बार लोग ऐसे सोच लेते हैं कि हम तो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तो बस हमने ऐसे डीएलएड में एडमिशन ले लिया, या यहाँ पे क्या बोलते हैं उसकी जेबीटी, हाँ जेबीटी में एडमिशन ले लिया, बस शादी हो गई थी तो कर लिया। तो मेरा तो आर्ट्स का बैकग्राउंड है या मेरा बायो का बैकग्राउंड है, मेरा मैथ्स नहीं बन सकता। तो एक चीज को हमेशा, मतलब मेरी इस चीज को आप मान लीजिए कि जो अच्छा बच्चा होता है ना, वो हर चीज में अच्छा होता है। ये ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो अच्छा बच्चा है ना, वो अगर कलर भी करेगा ना तो उसमें दिख जाएगा कि हाँ ये समझदार बच्चे ने किया है। मतलब हर चीज में अच्छा होगा अच्छा बच्चा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरा मैथ्स अच्छा है, मेरा इंग्लिश तो बेकार है। आप एक बार शुरू तो करो, बिल्कुल आप अच्छा कर ले जाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत गजब बात बोली है, पता आपको। मतलब आपकी जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है ना, कि मान लो आप जो बच्चा तैयारी करने वाला होगा, उसके अंदर ना वो डिसिप्लिन दिखेगा। हाँ बिल्कुल। वो ऐसा नहीं कि केवल तैयारी में दिख गया, बाद में नौकरी में वो मजे कर रहा है। हाँ। या फिर उसको पता ही नहीं है नौकरी क्या चीज चल रही है, कोई सीरियसनेस नहीं है उसकी, आपको दिखेगी कि वो नौकरी के बाद भी रुक नहीं रहा हो, कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा। और आपकी बहुत हेल्प भी करता है आगे। आपकी जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, आप जैसे इंटरव्यू में जाके दिखेंगी, और भाई बहुत समझदार लोग बैठे हैं, वो उनको ऐसे स्कैन कर लेते हैं आपको, उनको पता होता है कि हाँ आपके रिकॉर्ड्स देख के वो समझ जाते हैं कि आप कितना सिंसियर रहे हो। हाँ। तो पढ़ाई को लेकर बचो तो देखो कभी मत, ये मत सोचो कि पेपर आएगा तब करेंगे, तो शुरू से ही लग जाओ बस। और कंपटीशन में मैम आप एक बात बताओ, खुद आप सोचो 20 नंबर या 30 नंबर का पार्ट छोड़ के, क्योंकि देखो पता क्या है, एक चीज अकेली नहीं आती। मैथ कमजोर है तो 90% केस होगा कि उसका इंग्लिश भी थोड़ा सा हाथ तक मिलेगा, चांसेस है। बेकार बच्चा है तो फिर बेकार मतलब कहीं ना कहीं मेहनत कर, स्लो ब्लूमर है भैया, स्लो ब्लूमर भी वर्ड की दिक्कत नहीं, स्लो ब्लूमर नहीं, मैं तो ये बोल रही हूँ कि अगर आप मेहनत करने से बचो मत। हाँ, सब अच्छे ही होते हैं, एक्सक्यूज की तरह यूज मत करो हाँ। अपनी कमियों को कि भाई मेरी तो सर मैथ कमजोर, मैं कैसे तैयारी करूं। भाई 30 नंबर 20 नंबर आप छोड़ के सोच रहे हो कि कंपटीशन को बीट कर जाओगे, तो मतलब कहीं ना कहीं आप कि ये तो सोच में ही दिक्कत है भाई। क्योंकि जितनी वैकेंसी होगी ना सर, उतने बच्चे तो उतना सारा करके ही जाएंगे, फिर आप तो वैसे ही पीछे हो गए। और क्या। हाँ, तो ये हो गया मैम मैथ्स का। मैथ्स के लिए फिर एक मान लो कोई बच्चा, ये तो आपने बता दिया कि जो बच्चा बिल्कुल कमजोर है जिसकी मैथ्स, उसके लिए डीएलएड की बुक्स की तरफ जाओ, बुक्स से शुरू करें। हाँ। उसके बाद आप पीवाईक्यूज उठाएं, पीवाईक्यू टॉपिक वाइज करें। तो पीवाईक्यू का भी मुझे लगता है स्टैंडर्ड नॉर्मल ही है। हाँ।
फिर अगर जैसे डीएसएसबी का DSSB स्टैंडर्ड थोड़ा सा ज्यादा आता है तो उसके लिए मैं राकेश यादव सर की बुक को मैं बताऊंगी। राकेश यादव सर की बुक उसके लिए फॉलो करें। राकेश यादव सर की बुक आप डायरेक्ट अगर करने जाएंगे ना, उसमें है हर टाइप के क्वेश्चंस, लेकिन वो आपसे मुझे ऐसा लगता है कि नहीं बनेंगे। मतलब पहले से थोड़ा सा बेस अच्छा होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस के साथ। मैथ्स में ना एक कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है कि अगर आप कैलकुलेशन भी कहीं गलत कर रहे हो ना, तो अगर आपका क्वेश्चन नहीं बना तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि हाँ कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया होगा, मेथड मुझे समझ में आ गया है। मेथड बिल्कुल सही है। तो इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको बेसिक करना ही पड़ेगा। तो मैथ्स के लिए सबसे पहले आप शुरू करें बेसिक से, उसके बाद धीरे धीरे अप करें अपने आप को। पीवाईक्यू तो हर सब्जेक्ट के लिए सर जरूरी है। पीवाईक्यू तो मैम उसकी वो नहीं होता कि घोल के पीना सब्जेक्ट्स होगा। तो हमारी नस है हाँ। है ना। पीवाईक्यू क्वेश्चंस तो उसके अंदर बहता हुआ खून है। सर आप ये समझ लीजिए, पीवाईक्यूज मेरे साथ ऐसा हुआ था कि अगर मुझे कोई पर्टिकुलर टॉपिक, इवन घटना चक्र करके पीवाईक्यू आते हैं सीटेट वगैरह के, अगर मुझे कोई पर्टिकुलर टॉपिक में कोई डाउट हुआ तो मुझे ये पता होता था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ कितने पेज पलटने के बाद मिलेगा। मतलब इतना घोल के पी जाना है पीवाईक्यूज को। और मैंने शुरुआत अपनी, पहले आप बेसिक तैयार कर लो, जिनका कुछ नहीं है पहले वो बेसिक कर लो। उसके बाद जैसे कोई एग्जाम आ गया, सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करो। सबसे पहले हार्ड कॉपी होनी चाहिए, ये नहीं कि हाँ फोन में है, एकदम हार्ड कॉपी होनी चाहिए, हाइलाइटर होना चाहिए, प्रॉपर आपको याद होना चाहिए सिलेबस कि हाँ ये टॉपिक्स आते हैं, हिंदी में ये आना है, इसमें ये आना है, और होता जाए हाईलाइट करते जाओ, उसको हाईलाइट करते जाओ। पीवाईक्यूज को तो मैं फिर से बोल रही हूँ, रामबाण है पीवाईक्यू। केवल उससे ही मुझे लगता है सर डीएसएसबी में मेरे 155 मार्क्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है पीवाईक्यू का। ठीक है। उससे पहले नहीं थी प्रिपरेशन। अब एक सब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा अलग से निकाल के लेके आऊंगा आपके लिए, वो है ईवीएस। ईवीएस देखा जाए तो बहुत बेसिक सब्जेक्ट है, और जब क्वेश्चन आएंगे मतलब वो सब कुछ ठीक रहा, अगर आपकी तैयारी बढ़िया तो 20 में से 20 नंबर आ गए। हाँ। और अगर आप ऐसे ही चले गए यार इजी है हो जाएगा कर दूंगी, ऐसे चले गए तो क्या पता 20 में से फिर वो 12-13 नंबर आए। और ईवीएस जैसे इजी सब्जेक्ट में अगर आप 12-13 नंबर लेके आ रहे हो तो फिर सोचने वाली चीज है कि आपने तैयारी में कहीं ना कहीं कुछ गलती करी है। तो ईवीएस को देखते हुए बच्चे को बता दो, क्योंकि बच्चे बहुत पूछते हैं सर ईवीएस स्पेसिफिक कैसे तैयारी करें, वो बताओ। सर ईवीएस के लिए ना पहले तो मुझे लगता है घटना चक्र, जो मतलब वही मैं कहना चाह रही हूँ, पीवाईक्यू एक बार उठा लो और टॉपिक डिसाइड कर लो किन किन टॉपिक से कहाँ कहाँ आ रहा है। पीवाईक्यू से मेरा मतलब सिर्फ ये है कि आप एनालाइज कर लो एक बार कि चीजें आ क्या रही है, पूछ क्या रहा है, कि हम लगे तो बहुत पढ़े और अभी पता ही नहीं है कि पूछ क्या जा रहा है ना। फिर जैसे मान लो कोई भी एक टॉपिक पूछा गया, आप उसको सिर्फ उतना तैयार मत करो जितना पीवाईक्यू में दिया गया है, 360 उसको तैयार कर लो और अपने खुद के नोट्स बनाओ। ईवीएस बहुत पतली सी चीज होती है, मतलब बहुत उसका आप पीवाईक्यू भी देखेंगे तो बहुत कम रहेगा। तो ईवीएस के खुद के नोट्स तो बहुत अच्छे से बना लो, ऐसे कि जैसे पहले आप पीवाईक्यू से नोट डाउन करेंगे टॉपिक्स कौन कौन से हैं, इतने में आपको थोड़ा सा रिकॉल हो ही जाएगा क्या क्या पूछा जा रहा है। और फिर उसके बाद एनसीईआरटी वगैरह मैंने उतना फॉलो नहीं की थी, एक मैंने एनसीईआरटी की समरी करके निकाल लिया था प्रिंट आउट, बस उसको मैंने फॉलो किया था। बाकी मैंने यूट्यूब से पर्टिकुलर टॉपिक्स को डिस्कस किया था। जैसे कोई भी एक टॉपिक आ गया तो मैंने उसका यूट्यूब से सर्च किया, क्योंकि उसके पास छोटे टॉपिक्स होते हैं तो उसमें ना पूरा 360 उसके बारे में जान लो। जैसे सौर मंडल हो गया या कुछ भी हो गया, पूरा अच्छे से कर लो, ये नहीं कि केवल बुक से कर लो, यूट्यूब से पूरा सर्च कर लो। और ईवीएस में तो ट्रिक्स बहुत काम आती है, अपने ट्रिक्स बना लो, क्योंकि सर इसमें ना इतना याद करने को है। इवन मैं सीडीपी के लिए भी बताऊंगी, हमको यहाँ पे इसका बहुत बड़ा याता नहीं बनना है, हमें पेपर निकालना है। एग्जैक्टली। तो बस लिंक कर करके याद करो, इतना लिंक कर करके याद करो कि अगर आपको आंसर नहीं आ रहा ना तो कम से कम आप एलिमिनेट कर पाओ, जो नहीं है आंसर्स उनको एलिमिनेट कर पाओ। तो ये वाली चीज है कि हाँ लिंक कर करके याद करेंगे, बाकी यूट्यूब से टॉपिक वाइज सर्च करेंगे, फिर क्वेश्चंस लगाएंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के पीवाईक्यू से, फिर कहीं से दोस्त यारों से डिस्कस कर लो, उससे रिलेटेड कोई वो तो मैंने पता पीवाईक्यू तो भाई आपकी टेक्स्ट बुक जिंदाबाद, और वहां से आपके ईवीएस ऐसा सब्जेक्ट है जो हर जगह पूछा जाएगा, एच टेट सी टेट आपका यूपी टेट, मतलब कोई सा टेट लग गया उसके पीछे, वो तो ईवीएस तो अलग ही लेवल पे खेलती है, फिर आपका सिलेक्शन भी करवा देगी और आपको फिर नीचे भी गिरा देगी वो। फिर अब आ जाते हैं मैम साइकोलॉजी, क्योंकि देखा जाए साइकोलॉजी कुछ बच्चे बोलते हैं पेडागोजी, मतलब एक तरह से सब्जेक्ट फंक्शन। डीएसएसबी में भाई ये आता है 100 मार्क्स, बिल्कुल स्पेशल 100 मार्क्स अलग से, पूरा पेपर आधा पेपर 100 मार्क्स का, हिंदी इंग्लिश मैथ, वो देखा जाए तो। और अकेला डीएसएसबी में सब्जेक्ट कंसर्न मतलब साइकोलॉजी आपकी अलग से 100 मार्क्स की। और केवीएस में देखा जाए तो 60 मार्क्स की आती है। केवीएस में ये फायदा कि आपको सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक प्री मेंशन देते हैं वो, और केवीएस अपने सिलेबस से दाएं बाएं नहीं जाता।
डीएसएसबी में एज इन कोई स्पेसिफिक आपको बताएगा नहीं कि भाई इस टॉपिक से इतने नंबर का आएगा। हाँ तुक्का बैठ गया तो क्या पता ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 8 क्वेश्चन दूसरे हाँ, क्या पता एक ही पूछे किसी। और किस्मत खराब हुई तो पता लगा पर्सनैलिटी से 10 मिल गए और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 2 ही मिले मुश्किल से, समझ गए। तो ये होता है। इस पर देखिए मैं ये बोलूंगी, जैसे मैंने बोला ना अच्छा बच्चा हर चीज में अच्छा करता है, ये ऐसा सब्जेक्ट है मुझे लगता है जो सबके लिए नया है। जैसे कई एसएससी बैकग्राउंड के बच्चे आएंगे उनका मैथ्स और इंग्लिश बहुत अच्छा होगा, है ना। कुछ बच्चे आएंगे जिनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होगी, लेकिन ये अगर कोई भी बच्चा टीचिंग की तैयारी करने के लिए आ रहा है ना, एकदम नया है तो सब बराबर ही हो अभी। तो अब यहाँ पे अपने आप को आगे निकालने का टाइम है। ये वो पोर्शन है ना जहाँ से हम रीच ले सकते हैं, बिल्कुल, है ना। कि अगर जैसे मान लीजिए कोई टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहा है, कोचिंग की तैयारी करा रहे हैं, अब उनका खुद के सब्जेक्ट में कितनी अच्छी पकड़ होगी, है ना। लेकिन जरूरी नहीं है उनकी कि इस पोर्शन में हो। हमारी ये पोर्शन हम अगर खींच के ले गए ना तो हमारे पास एडवांटेज हो जाता है सिलेक्शन के और पास जाने का। तो इसके लिए मैंने जो किया था, सबसे पहले टॉपिक वाइज वही पीवाईक्यू से टॉपिक लेके टॉपिक वाइज नोट्स मैंने प्रिपेयर किए थे खुद से। जैसे मैंने क्या किया था, जैसे पहला चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो मैंने इसके लिए टॉपिक डाला ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यूट्यूब से। 1-2 बार मैं डिसाइड नहीं किया कि क्या देखना है, पहले 5-5 मिनट मैंने देखा क्या चल रहा है, लोग कैसे करा रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने पर्टिकुलर नोट्स बनाए, क्योंकि देखिए थियोरी है और साइंटिफिक थियोरी है, मतलब प्रॉपर उसमें फैक्ट हैं और वो भी पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट भी। और मुझे डीएसएसबी का पेपर देने के बाद ये पता चला कि जो फैक्ट है ना उनसे भी घुमा फिरा के साइकोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सीटेट में पूछे जाते हैं ना, तो सीटेट में के क्वेश्चंस में हमें ये लगता है कि इसमें ये प्याजे का कहाँ है क्वेश्चन, लेकिन वो प्याजे का क्वेश्चन वो घुमा फिरा के पूछा गया होता है जिसमें प्याजे का कहीं नाम नहीं होता, है ना। तो वो सिर्फ तभी आएगा जब आपने प्याजे पढ़े होंगे। तो इसके लिए पहले तो बहुत अच्छे से टॉपिक को करना है, बहुत अच्छे से। उसके बाद कम से कम 4 पेज छोड़ो अपने नोट्स की, अपनी मोटी से एक रजिस्टर बना लो सीडीपी के अलग से। पहला टॉपिक लिखा, पहला चैप्टर लिखा, एक इंडेक्स बना लो आगे से उसी का, क्योंकि इतना ज्यादा हो जाएगा ना आगे वो दिक्कत आएगी। फिर उसके बाद 4 पेज छोड़ो, उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगाओ हर जगह से। बस यहाँ पे थोड़ा सा आलस हटा के क्वेश्चंस को लिखना है। मैंने कम से कम एक टॉपिक से 50-50 क्वेश्चंस लिखे होंगे, खुद से लिखे होंगे। मतलब आप बेवकूफ़ी भी बोल सकते हो, मेरे पास प्रिंटर वगैरह की सुविधा नहीं थी, अगर आपके पास है तो आप प्रिंट करके चिपका लो, लेकिन ये उसी पर्टिकुलर नोट्स में होना चाहिए, आप उसमें चिपका लो। फिर उसके बाद क्या होगा, आप कभी किसी से डिस्कस करोगे या आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने जो पहले सीखा था ना वो या तो कुछ गलत तरीके से सीख लिया या फिर कुछ और एडिशनल सीख लिया, आप उसमें ऐड करते जाओगे चीजें। बिल्कुल, क्योंकि साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको 2 टीचर 2 अलग बातें बताएंगे, तो आपको उससे क्या समझ में आ रहा है वो निकाल के जिस पे आपको लिखना है उसमें, बिल्कुल, है ना। तो ये और ये बात जो आपने कही ना कि पियाजे का आपको नाम भी नहीं मिलेगा सामने क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चन पियाजे का है। तो एक्चुअली ये होता क्या कि मान लो उसने पूछा कोई भी क्वेश्चन की भी जो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस है ये कब आता है, या फिर उसने कुछ भी पूछ लिया कि भी एक बच्चा है वो ये बता पा रहा है कि भी ये इस कप का पानी इसमें डाल दिया, इसकी डिफरेंशिएशन और ये वो कंजर्वेशन वो सीख गया। अब इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक उसने ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बताया ना उसने पियाजे की बात कही, लेकिन ये तो बच्चे को पता होना चाहिए ना कि किस में कौन सी क्वालिटी कोग्निटिव स्किल बच्चे में आ जाती है। अब वो किसने बताई, वो पियाजे ने बताई है। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं, ये होता है। और इनका लेवल डीएसएसबी में बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब हम जो सीटेट में करते हैं ना, तो सीटेट में मुझे लगता है कि मेरे साथ के जितने भी लोग थे इतना ज्यादा परेशान नहीं होते थे सीडीपी को लेके, कि मतलब ये तो हो ही जाएगा, ठीक है थोड़ा बहुत देख लेंगे हो जाएगा, क्योंकि उसमें फैक्ट नहीं पूछे जाते। यूपी टेट में तो एकदम फैक्चुअल पूछा जाता है, उसके लिए थोड़ा सा याद करने वाला हो जाता है। लेकिन मैंने देखा डीएसएसबी में आके कि बहुत ही अच्छा लेवल होता है सीडीपी का, एकदम अच्छा लेवल होता है। और अब बिना पीवाईक्यू के मतलब पेडागोजी के साइकोलॉजी के 100 क्वेश्चन तो छोड़ो, आप हिंदी भी सोल्व करने में दिक्कत आ जाएगी, बिल्कुल, है ना। अब आपको यही नहीं पता होगा कि भाई मुझे किस ट्रैक पे दौड़ना है, तो आप मारते रहो रेस, और वहां ट्रैक पे जाओगे तो पता चलेगा आपको 100 मीटर दौड़ना, आप तैयारी करके आगे 5000 मीटर की, है ना। दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो हिंदी से सर याद आया मुझे, जैसे कई बार ऐसा होता है हम बहुत कुछ तैयारी करते चले जाते हैं, हमें लगता है हमें आ गया, लेकिन जब हम कुछ उससे रिलेटेड बहुत अच्छा पढ़ते हैं ना तो हमें समझ में आता है कि अच्छा अभी तक हम जो देख रहे थे वो मतलब कुछ था। जैसे एक एग्जांपल था सर, ये परिष्कार वर्ल्ड वाली सर से मुझे पता चला कि जैसे नील गाय, अब इसमें कौन सा समास होगा, तो जनरली नीली है जो गाय, ऐसे मेरे आया था, लेकिन ना वो नीली है और ना वो गाय है। क्या वो नीली है? नहीं। क्या वो गाय है? नहीं। तो बहुब्री समास है। तो चलो मैं पास हो गया। तो इस तरह से मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो हमको
अधजल गगरी छलकत जाए, कम ज्ञान लेकर बहुत डेंजरस होता है, तो बहुत पढ़ना है, मतलब एकदम अच्छे से करना है, वरना वो डेंजरस हो जाएगा। अगर गलत इन्फॉर्मेशन है, मतलब गलत नहीं, कम इन्फॉर्मेशन है तो गलत हो जाएगा, इसलिए ज्यादा सीखने की जरूरत है। मैं थोड़ा सा ना इस पेडागोजी या साइकोलॉजी वाले पार्ट पे थोड़ा सा और ज्यादा बात करना चाहूंगा आपसे, कि जैसे अब एक बच्चों को ना ये हो गया कि भाई एक होलसम सी आइडिया दे दिया आपने, अब बच्चों को स्टेप बाय स्टेप बता दो कि भाई थोड़ा सा अगर किस तरीके, मतलब और ज्यादा थोड़ा स्पेसिफिक चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा और ज्यादा स्पेसिफिक बात करो। सबसे पहले टॉपिक्स एक बार लिख लेते हैं हाँ। कि कौन कौन से जैसे टॉपिक आ रहे हैं, चैप्टर वाइज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, टॉपिक बता दो आप, ग्रोथ दो एंड चार पांच। डेवलपमेंट, यही पर्सनैलिटी, ये सारे जो आपने बताए, हाँ। असेसमेंट वगैरह हो गया। हाँ। अब जैसे मान लो एक असेसमेंट भी सब बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है। हाँ। मतलब हमेशा कंफ्यूजन ये रहता है, इवन अभी सर जॉब में भी हमारी जो वर्कशॉप होती है, ऐसा नहीं हो सकता कि असेसमेंट का टॉपिक आए ना, अच्छा। फॉर और ये मतलब ऑफ फॉर जरूर आता है असेसमेंट वाला। तो क्या करना है, वही आपको सबसे पहले तो पीवाईक्यू उठाना है। आप पीवाईक्यू जब करेंगे ना, तो तब आपको ये बात नहीं पता चलेगी कि ये आपका जो क्वेश्चन है ये कौन से टॉपिक से है। इट्स ओके नॉट टू नो दैट, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप एक बार देख लो क्या है, क्योंकि कई बार आपको ये लगेगा कि हाँ अरे बहुत इजी चीज है, देखो ये तो बेसिक क्वेश्चन पूछी जा रही है, हो जाएगा। उसके बाद आपको जब आप टॉपिक वाइज उठाएंगे, फिर मान लीजिए आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपने यूट्यूब में सर्च किया, ठीक है, तो फिर आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो मिली कि कहाँ से किया, मैंने कोई पर्टिकुलर मतलब यूट्यूब से किया है, ऐसे मैंने कोई बुक फॉलो नहीं की। मैंने बुक खरीदी थी लूसेंट की, पर वो मेरी एकदम नहीं रखी, मैंने छुई भी नहीं है। मतलब लूसेंट मुझे समझ में नहीं आती, हो सकता है कईयों को आती हो, पर वो मुझे समझ में नहीं आती, मैंने पढ़ी भी नहीं है वो। तो मैंने यूट्यूब से किसी का मान लीजिए लेक्चर लिया, और उन्होंने जो जो बताया, जितने भी फैक्ट बताए, मैंने अपने नोट्स में नोट डाउन किए। उसके बाद जैसे मैंने बताया, मैंने 4 पेज छोड़े, फिर से मैंने अपनी पीवाईक्यू उठाई, मैंने देखा कि फिर से मैंने वो क्वेश्चंस देखे कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो हाँ इस चैप्टर से रिलेट कर रहा है, उसको उधर लिखा। ऐसे करते हुए फिर मैंने सर्च किया, अच्छा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पीवाईक्यूज, कई सारी वीडियोस मिल जाती है 25-25, 30-30 क्वेश्चन की, बहुत अच्छे से। कई तो बुक्स भी होती हैं सर, मुझे ऐसे नाम तो नहीं याद है बुक का, जो सब ये तो आपके पास, सबके पास फोन है भाई, टेक्स्ट बुक उठाओ और उसमें सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे पीवाईक्यू। अगर आप लिख नहीं रहे हो तो आप प्रिंट करके, मैं बस इतना बोलना चाह रही हूँ, जब आपका कल पेपर होगा ना, परसों पेपर होगा, तो आप टेक्स्ट बुक की तरफ नहीं भाग सकते, बोलेंगे आप फटाफट यूट्यूब ढूंढते नहीं फिर फिर। इवन सर मेरे साथ तो ये भी था कि जैसे जब एकदम लास्ट में मैं रिवाइज कर रही थी ना, तो कई यूट्यूब चैनल्स होते हैं जो मैराथन्स कराते हैं, जरूर करती थी मैराथन, क्या होगा हद से ज्यादा नहीं आएगा, तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब पेपर देने से पहले मेरे फोन में, आप विश्वास मानिए, लगभग 1000 स्क्रीनशॉट्स हो जाते थे, जिनको करना इतना मुश्किल हो जाता था, लेकिन मैं उनको रिवाइज जरूर करती थी। अब इतना नहीं हो सकता है, लेकिन पेपर देने के पहले मैं सारे सब्जेक्ट मिला के बता रही हूँ, तो लगभग 100-125 स्क्रीनशॉट्स तो हो ही जाते होंगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो जैसे मैराथन आपने लिया और आपने उसमें से स्क्रीनशॉट ले लिए, तो अब आप क्या कर रहे हो, जा रहे हो रास्ते में, एक बार अगर आपने देख लिया, सर मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि क्वेश्चंस वो आए हैं जो मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे, वो क्वेश्चंस आए हैं, तो मुझे लगता है कि छोड़ना नहीं चाहिए, ये सोच के कि ये नहीं आ रहा मुझे, कोई बात नहीं, हटाओ, भले ही नहीं देख पा रहे हो स्क्रीनशॉट ले लो, याद में एक पड़ा रहेगा कहीं ना कहीं साइड में कि कुछ ऐसा था जो मुझे, कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में ये लगा रहेगा कि यार इतना सारा रिवाइज करना है, अभी इतने तो स्क्रीनशॉट रिवाइज करने हैं, तो इसलिए वो रखना चाहिए कंटेंट। ये वाली जो चीज है ना कि क्वेश्चन और थ्योरी ये पैरेलल चलेगी, बिल्कुल कि आपने क्वेश्चन सर्च किए, इधर आपकी थ्योरी को पीछे नहीं छोड़ सकते, आप थ्योरी करते जाओगे तो क्या होगा, फिर आप धीरे धीरे ना फिल्टर आउट करते जाओगे, ये टॉपिक इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो फिर वो अपने आप एडजस्ट होते चले जाएंगे। फिर आपके जो नोट्स इतने अच्छे बन जाएंगे ना कि वो आपका एंड तक काम आने वाले हैं। बिल्कुल आप जब जॉब ले भी लोगे ना सर, अभी जैसे निष्ठा के प्रोग्राम चल रहे थे ना सर, तो उसमें भी मैंने उसमें भी अपने नोट्स को रिवाइज किया, वो पेपर देने के लिए भी। भाई इतने बढ़िया, मैं आपको एक आदि ना वो भेजूंगा जिसमें ईसीसी के ऊपर आए हुए हैं, ECC अभी हमें ईसीसी के ऊपर तो करने हैं, फिर से करना है वो। हाँ। और भाई इतने बढ़िया चीजें एक्सप्लेन कर रखी है ना उसमें, क्वेश्चन होते हैं मेरे उसमें 20 में से मुश्किल से गिर पड़ के 16 नंबर आए, जब मैं बिल्कुल एक एक क्वेश्चन बड़े ध्यान से किया। और आप देख लोगे ना, मतलब ये कहोगे सर ये टीचर से ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, इतना गजब, बिल्कुल वही बता रही हूँ कि वो नोट्स आप इस तरह के एक बार प्रिपेयर कर लो, एक बार मेहनत कर लो, आपके लाइफ टाइम हेल्प आने वाली है। ठीक है, ये हो गया हमारा तैयारी का। अब बच्चा ये धीरे धीरे जर्नी उसकी इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो आपने बताई आगे बढ़ रही है। अब आप कुछ और ऐसी चीजें बताओगे जो इस तैयारी को एक तरह से, वो नहीं कहते कि चेरी ऑन द टॉप, की भी उसको फिल कर देंगे कि भी ये कमियां भी हम करते जाते हैं तैयारी के साथ, इन कमियों को मत करना, या कुछ और इन एडिशन टू दिस कुछ बच्चों को बताना चाहोगे?
चाहे वो कंसिस्टेंसी हुई, चाहे टाइम टेबल हुआ, चाहे वो मॉक टेस्ट हुए? सर मुझे बहुत खराब चीज लगती है, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि टाइम टेबल बनाना ना, पता नहीं कितने लोग फॉलो कर पाते हैं। मेरा पर्सनली ऐसा है कि टाइम टेबल बनाना बेवकूफ़ी है। आप ये देखो कि आपने कंटेंट कितना तैयार किया। तो मैंने 1 घंटे पढ़ाई की, मुझे 1 घंटे मैथ्स करना है, कोई सेंस नहीं है इस बात का। मुझे एक टॉपिक मैथ्स के क्वेश्चन, एक टॉपिक करना है, वो सेंस मुझे लगता है कि कुछ आउटपुट निकला। 1 घंटे आप लेकर बैठे हो, हुआ कितना है ना। तो टाइम टेबल आपका कभी भी टाइम के हिसाब से नहीं बनना चाहिए, सब्जेक्ट के हिसाब से बनना चाहिए। मैं ऐसे बनाती थी, जैसे मान लीजिए 1 महीना बचा है पेपर के लिए, मतलब मेरा तरीका बहुत बोरिंग आपको लग सकता है, लेकिन ऐसा ही था। और अगर आपने ये फॉलो किया तो मैं इस चीज़ की सच में गारंटी देती हूँ कि अगर आप ऑनेस्टी के साथ, डिसिप्लिन के साथ ये सब करेंगे ना, सच में वर्क करता है। मेरे साथ किया है। नहीं मैम, और मैं इससे जेन्युइनली रिलेट कर पा रहा हूँ, बस वो नोट्स वाली चीज से नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी नोट्स नहीं बनाए। 12th में नॉन मेडिकल थी मैं, तब भी नोट्स नहीं बनाए, है ना। तो मेरे लिए तो हाँ सर सही कह रहे हैं आप। नोट्स वाली चीज बस मैं इसके लिए बोल रही हूँ, सीडीपी के लिए नोट्स आप बना लीजिए, क्योंकि सीडीपी मतलब मेरे लिए बहुत अलग सब्जेक्ट था। मैं मैथ्स तक, मेरे पास 12th मेरी मैथ्स से है, उसके बाद ग्रेजुएशन मेरी फिजिक्स ऑनर्स से है। तो वहां तक मुझे ऐसा, ये साइकोलॉजी एकदम अलग चीज हो जाती है मेरे लिए। तो इसलिए मैंने अपने समझने के लिए मुझे उस चीज पे मेहनत करनी थी। मुझे ये पता था कि ये वाला टॉपिक मैं ऐसी हवा में नहीं कर सकती, मैंने इसलिए उसको अलग से तैयार किया। अगर आपका बहुत अच्छा है, आपको जरूरत नहीं लग रही, तो आप देख लो, मेरे अकॉर्डिंग करना चाहिए। ठीक है। नहीं मैम, करना चाहिए। मेरी सिचुएशन अलग थी, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था ना। मेरा ये होता था कि मुझे ये ही नहीं पता मैंने कितने मॉक टेस्ट लगा दिए, कितने क्वेश्चन लगा दिए टॉपिक के बाद में, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था कि मुझे पता होता था कि अगर मान लो वर्ड उठ के आ गया ना कि ये लेफ्ट साइड पे पेज पे, राइट साइड पे, सेंटर में है, ऊपर है, नीचे है, तो इतना हो जाता था। सर देखिए, मेहनत सबसे बड़ी चाबी है। अगर आप मेहनत कर रहे हो ना ईमानदारी के साथ, हाँ ये भी नहीं कि पता नहीं है क्या करना है और बस लगे पड़े, ईमानदारी के साथ मेहनत करो तो सच में रिजल्ट देखिए मिलता और अपनी तैयारी को ट्रैक करो, ट्रैक करो। हाँ ठीक है। तो टाइम टेबल के ऊपर थोड़ा टाइम टेबल के ऊपर हाँ मैं ये बता रही थी कि जैसे 30 दिन बचे हैं, मैंने 1 to 30 प्रॉपर डाला। अब मैंने ये देखा कि मेरे कितने दिन मुझे किस सब्जेक्ट के लिए चाहिए। मैं ऐसे स्लॉट नहीं बना पाती कि एक दिन में 1 घंटे मैथ्स, 1 घंटे रीजनिंग, ये ऐसे मैंने नहीं किया। मेरा पूरा फोकस इस चीज पे होता है कि टॉपिक मेरा कितनी जल्दी कवर हो जाएगा। अब जैसे रीजनिंग है, अब एकदम एंड का टाइम आ गया पेपर का, पेपर आने वाला 1 महीने में, तो मैं रीजनिंग को 2 दिन से ज्यादा नहीं दूंगी। तो ये आपके ऊपर है कि आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाह रहे हो, लेकिन सब्जेक्ट हटाते चलो। लास्ट का वीक आप नीचे से शुरुआत करो, लास्ट का वीक ऐसा रखो जिसमें आपको सारा कुछ रिवाइज करना है, सारा एकदम से रिवाइज करना है। अब उसमें आप 3 घंटे में रीजनिंग और बाकी के टाइम में मैथ्स रीजनिंग सिमिलर सा हो जाता है, तो ऐसे करके कर दो। उसके बाद फटाफट से सीडीपी के नोट्स। अब देखिए नोट्स क्यों जरूरी है, क्या आपके पास वो वीक बचा है रिवीजन के लिए, आप कौन से यूट्यूब वीडियो से रिवाइज करेंगे? किसी से भी नहीं। आप नोट्स आपके पास होंगे ना, तो आप 3-4 घंटे में पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं विद क्वेश्चंस। और चीज वो होते हैं आपके, जैसे पेज सामने से निकला ना, आपको सारी चीजें याद आ सारा याद आ बस गया, वही इसलिए ये जरूरी हो जाता है। फिर बाकी इससे पहले इतने दिन में मैथ्स कवर करना है, इतने दिन में ये, और जैसे जैसे वो दिन निकलता जा रहा है उसको काटते जाओ। आपकी आंखों के सामने रहेगा कि हाँ भाई इतने दिन बचे हैं, देख लो कब बनाया था टाइम टेबल और कितना बचा है। अपने आप को ना जज करते जाओगे साथ के साथ कि हम सही कर भी रहे हैं या नहीं। फिर नहीं कर रहे होते हैं ना तो रिग्रेट, गिल्ट भी आता ही है, तो इस वजह से फिर साथ में। और वो तैयारी कहीं ना कहीं आपके कंक्रीट फॉर्म में सामने रहती है। ठीक है, तो ये हो गया मैम। अब इसके अलावा कुछ और ऐसी चीज, जैसे मॉक टेस्ट के बारे में बात करते हैं, तो मॉक टेस्ट का थोड़ा सा बताओ। मैंने बहुत ज्यादा नहीं लगाए थे, लगाना चाहिए, मैं इसके लिए बोलूंगी बिल्कुल लगाना चाहिए। कम से कम एक तो आप पर डे का टाइम टेबल में बना ही लो कि आप लगाओ, लेकिन मैंने नहीं लगाए थे क्योंकि मैंने PYQs में मेरा ध्यान। लेकिन आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे ना बहुत सारे। फोन से नहीं हो पाती पढ़ाई, फोन या लैपटॉप से मेरी पढ़ाई नहीं होती, मुझे बुक चाहिए, मतलब सामने कुछ चाहिए। इस वजह से मैं नोट्स बनाती हूँ, इसी वजह से मैंने नोट्स बनाए थे सीडीपी के, सबके नहीं बनाती। लेकिन हाँ सर, कुछ चीजें हैं, कंप्यूटर मेरे लिए थोड़ा अलग सब्जेक्ट था तो उसके मैंने बनाई थी। EVS जैसे मैंने बताया। अच्छा क्या हुआ कि अगर मैंने DSSB में कुछ वो बुकलेट बना ली ना, तो मेरी थ्रू आउट मेरे काम आ रही है। वो मैंने KV में भी फटाफट रिवाइज की, बहुत ज्यादा मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा उसको लेकर। और बाकी सर KV के लिए तो मैं यही बोलूंगी, मतलब आपने बोला कि फिक्स रहता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिसएग्री करूंगी। मुझे तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल बोर्ड लगता है KVS। सिलेबस के लिए ठीक है, लेकिन आप अपने आप को ये मान के चलो कि कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। सर कौन प्रिपेयर था कि हमसे ऑथर के नेम या फिर सारंगी वगैरह बुक के अंदर से पूछा जाएगा, है ना। और अच्छा खासा 10-12 क्वेश्चन बहुत है, तो
और एकदम प्रिपेयर रहिए कि पेपर देने जा रहे हैं ना तो बाहर तक भी आपके दिमाग में इतना चिल नहीं रहना कि अरे कोई नहीं होगा देखा जाएगा, नहीं। क्योंकि मेरा सर सेकंड शिफ्ट में था, फर्स्ट शिफ्ट में मुझे पता चला कि ऑथर के नेम पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट वाले से, मतलब मेरी फ्रेंड का फर्स्ट में था, उससे मुझे पता चला। अब मैं एग्जामिनेशन हॉल के बाहर हूँ और फोन में मैंने जल्दी से वो PDF डाउनलोड की, और याद तो होता नहीं है इतना जल्दी, बस लिंक किया, कुछ भी लाला से टमाटर कुछ भी लिंक किया और बस पेपर में आ गया और वो नंबर मिल गया, और नंबर मिल गया। तो वही चीज है ना कि प्रिपेयर रहिए, तैयार, याद करने के लिए चीज भी तो वो ना मैम कि आपने वो हिम्मत दिखाई कि भाई लास्ट मोमेंट पे एक बार देख ही लूं, कुछ तो स्ट्राइक कर जाए, क्या पता। नहीं तो क्या होता, अगर मेरे जैसा होता तो मन में क्या आता है यार अब तो कुछ होना भी नहीं है, छोड़ना है, बाहर जाए, क्यों टेंशन ली जा रही हो। मुझे तो शायद डरा भी दिया था कि 10-10 नंबर का ये आ रहा है, मैंने कहा 10 नंबर का तो रिस्क नहीं ले सकती हूँ, तो इसलिए फिर देखा मैंने। ठीक है मैम। तो अब आ जाते हैं मैम इंटरव्यू में भी आपके, और जिसको भी भाई ये सीटेट मैम, जिसको भी मैम के पेडागोजिकल इनके नोट्स चाहिए ना, आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, तो मैम को जिसको देने होंगे आप इनसे पूछ लेना, इनका इंस्टाग्राम अकाउंट दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, और सबके लिए सब कुछ है, बिल्कुल मेहनत करिए सब लोग। तो अब इसके बाद आता है मैम इंटरव्यू का भी आपने, मैंने सुना है कि बिल्कुल एक एक चीज के नोट्स बनाए थे। हाँ सर, इंटरव्यू के मैंने नोट्स बनाए थे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन लिखे होंगे और सब कुछ, तो एक बार थोड़ा सा उसका बताइए। इंटरव्यू के लिए मैंने ये किया था, सबसे पहले मैंने अपना इंट्रोडक्शन तैयार किया था। तो इंट्रोडक्शन अपना ब्रीफ था, बहुत ज्यादा नहीं, उनको सब कुछ पता होता है, उनके पास है कि क्या क्या तुमने किया है, वो बस जानना चाह रहे हैं कि आप बताते कैसे हो, बात कैसे करते हो, बस। तो बहुत ब्रीफ सा छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने बनाया था। फिर उसमें से आप सारे पॉसिबल क्वेश्चंस अपने दोस्त यारों को भेज दो सारे, कि तुम पूछो, मतलब जितने क्वेश्चन उसमें पॉसिबल बन सकते हैं उन सबके आंसर्स आपके कैसे होने चाहिए, टीचिंग साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए होने चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा माइंड वाला गेम हो जाता है वो, कि वो कुछ भी पूछ रहे हैं आप उसमें साइकोलॉजी घुसा दो। जैसे कोई क्वेश्चन अब उन्होंने पूछा कि आप में क्या मैनेजमेंट स्किल है, मैनेजमेंट स्किल से, क्योंकि इसमें पूछते हैं ना, कोई भी क्वेश्चन बोल रहे हैं वो कि आपको क्यों लें या कुछ भी ले रहे हैं, आप उसमें घुसा दो कि मेरे अंदर 21st सेंचुरी की स्किल्स है। अब बस उनके ये स्ट्राइक कर गया कि हाँ भाई अभी अभी हमारी बुक से मतलब आया था, सिलेबस में पढ़ा है बच्चे ने। तो कुल मिला के बात ये है कि आपके शब्दों का चयन, आपके बात करने का तरीका, ये सब कुछ उनको ये बताना चाहिए, बाकी क्राउड से अलग बनाएगा। हाँ, ये उनको बताना चाहिए कि भाई तुमने मेहनत की है, अलग से मेहनत। ठीक है, आपसे कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे? उससे तो सर मेरा एकदम ही अलग गया था, मैंने जितनी तैयारी की थी वैसा मेरा हुआ नहीं था इंटरव्यू, मुझे लगता है कि एवरेज हुआ था मेरा इंटरव्यू। मतलब उससे इजी चीजें पूछी? हाँ इजी, तैयारी बहुत बढ़िया करके। लेकिन जैसे मैंने प्रिपरेशन बहुत अच्छी की थी ना, तो मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था मेरा। अच्छा। मैंने अपने रीजन में 2 जगह कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यू दिया था और दोनों में ही मेरा रैंक 1 था, मतलब दोनों स्कूल से मेरे लिए कॉल आया था। ठीक है। जबकि 300-400 बच्चे मिनिमम जाते ही हैं, तो वहां पे सर बहुत अच्छा पूछते हैं। और मैं ये सजेस्ट करूंगी जिनको भी कभी भी इंटरव्यू देना है केवी का, तो वो ये कॉन्ट्रेक्चुअल वाले इंटरव्यू सर जरूर दें। इससे एक तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और ये चीज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है हेल्प करती है। ठीक, ये चीज हेल्प करती है, तो जरूर देना चाहिए। वहां का इंटरव्यू सर मेरा गया था, मुझसे इंट्रोडक्शन नहीं पूछा उन्होंने, नॉर्मली बस पूछा कि अच्छा कहाँ से आए हो आप, यहाँ से मेरा शुरू हुआ था। तो मेरी सिटी फिरोजाबाद, तो वहां से उन्होंने क्वेश्चन थोड़ा सा किया था कि किस लिए फेमस है, तो वहां से आपने अपने बारे में पता होना चाहिए, वो मैं प्रिपेयर थी। ठीक है मैम, मैं आपसे ना कुछ एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि जैसे अब बच्चे जो देख रहे हैं, कुछ बच्चे डेडिकेटेड होंगे कि सर हमें मतलब केवीएस के लिए करना है तैयारी, तो केवीएस के लिए बता दो, इंटरव्यू के लिए स्पेशल कौन सी 2-4 ऐसी चीजें कि जिन पे बच्चे अभी से काम कर सकते हैं कि वो इंटरव्यू उनका ठीक ठाक चला जाए? हाँ, ये इसके लिए सर मुझे लगता है कि 2-3 मैंने टर्म्स बता रही हूँ, जैसे 21st सेंचुरी स्किल्स और जेंडर सेंसिटाइजेशन को लेकर। मतलब आप कुछ भी ऐसे कर रहे हो ना, आप अपने दिमाग में ये चीज सोचते रहो कि इसको मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। जैसे सर इससे इंटरव्यू से पहले ही ना एक वो आया हुआ था यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, नारी शक्ति नारी अभियान करके कुछ इनका शुरू हुआ था, यूपी गवर्नमेंट का था। हाँ। तो मैं अच्छा खासा अपना कॉन्ट्रेक्चुअल कर रही थी, तो मुझे ये था कि मतलब ठीक है इसमें क्या मेरे लिए, क्योंकि मेरा स्कोर बोर्ड में ये 12th में अच्छा स्कोर था, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी कि क्या आप एक दिन के लिए थाना अध्यक्ष बनने के लिए होगा। अगर मैं चाहती तो मैं अपना स्कूल कर रही थी, कुछ उसमें दिक्कत नहीं थी, क्या सरदर्दी पालूं। और थाना अध्यक्ष मतलब थाने का काम संभालना, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना,
नए काम को सरदर्दी की तरह अगर मैं लेती, वो मैंने नहीं लिया, लेकिन मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया एक दिन के लिए और मुझे इतना गजब एक्सपीरियंस मिला हाँ ना ना, सर। टैक्स बने हाँ थे। सर, एक दिन के लिए। तो वो उस चीज़ को मैंने इंटरव्यू में कैसे यूज़ किया, अपनी मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग स्किल की तरह से दिखा के। तो वो मेरा वहाँ पे इस तरीके से एग्जाम्पल हुआ। तो मतलब अपॉर्चुनिटी से भागो मत, चाहे वो कितना भी एकदम आउट ऑफ द वे हो। ये बिल्कुल आउट ऑफ द वे थी ना। आप प्रॉपर एक दिन के लिए थाना अध्यक्ष बने। हाँ सर, मैंने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया था। उस दिन के थाना अध्यक्ष के साइन मेरे थे। अच्छा, हाँ, और प्रॉपर केस सॉल्व किसी को किए थे। पहला मतलब पिटा भी? हाँ सर, वो नहीं कराते हैं, अतिक्रमण कर लेते हैं जो लोग, तो वो सब किया, तो हटाया। तो भाई साहब, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ये तो मजा ही आ गया। ठीक है, तो सब हर चीज के लिए तैयार हो, जो भी अपॉर्चुनिटी मिले ना एकदम तैयार रहो, क्योंकि वही दिखाओ कि अच्छे बच्चे हो, हर चीज में आगे हो। अब आप ये समझो कि आप वहां जाके ये एक्सक्यूज लेके चले जाओगे कि सर मैं तो हिंदी मीडियम जो मेरी तो इंग्लिश कमजोर नहीं है, तो भैया आपको केरल में भेज दिया, या फिर आज के टाइम पे अगर हरियाणा में भी बढ़िया जगह पे आप पढ़ा रहे हो, तो सब पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा इंग्लिश अगर सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ रहा तो बढ़िया टीचर पढ़ाए उसको। बिल्कुल सर। समझ गए? तो उनको वो क्यों चाहेंगे कोई ऐसा टीचर सेलेक्ट कर ले जो ये कहेगी भी मैं हिंदी बढ़िया पढ़ा दूंगा, मुझे इंग्लिश का सब्जेक्ट मत देना, है ना? बिल्कुल सर, मुझे ये एक चीज याद आई अपना इंटरव्यू से रिलेटेड, तो वो मैं शेयर करना चाहूंगी। मैंने जो गलती की, जो आप मत करना, शायद उसी की वजह से मेरे नंबर कटे होंगे। अच्छा, उन्होंने 3 मुझे नंबर बोला, कटे हैं भाई। ये वही लड़कियां हैं जो रोती है कि मेरे 97% आए, क्यों 3 पे रो रही हूँ? प्रिपरेशन से, एक्सपेक्टेशन से कम था मुझसे। मैंने सोचिए, मैंने बुकलेट बना ली पूरी और मुझसे पूछा ही नहीं हाँ। इंटरव्यू में। तो लगता है ना, मेहनत कर लो फिर पूछा ना जाए तो गलती मुझसे ये हुई। उन्होंने कहा अपने मन से कुछ भी पढ़ा लो। हाँ। और मेरे से पहले जो मैम गई थी, उन्होंने बाकायदा पपेट वगैरह सब बना के, आवाज निकाल के, मैंने बाहर बैठ के, मुझे ये लग रहा था अच्छा ऐसे भी कुछ होता है। अब मैं क्या तुरंत क्या दिमाग चलाऊं, पता नहीं क्या पूछेंगे वो। लेकिन जनरली वो बोल रहे थे कि अपने मन से कुछ कर दो, लेकिन हर बोर्ड में ऐसा नहीं भी होता है, तो आप प्रिपेयर तो पूरा रहिए। तो मैंने गलती कर दी, मैंने बोला सर नाउन पढ़ा दूं। उन्होंने बोला ठीक है कर दो। बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा था। लेकिन बाद में मुझे ये रियलाइज हुआ कि 3rd क्लास में नाउन के लिए डायरेक्ट कुछ है ही नहीं टॉपिक। मतलब हम जो 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, हम डायरेक्ट ग्रामर पढ़ाते ही नहीं है। तो मुझे पर्टिकुलर क्या करना चाहिए था, बुक से कोई टॉपिक उठाना चाहिए था, कोई चैप्टर उठाना चाहिए था। उसके बाद मुझे नाउन को इंट्रोड्यूस करना चाहिए था। मैंने वहाँ पे नाउन को इनडायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया, लेकिन विदाउट बुक की हेल्प। तो वो एक गलती मुझसे हुई। नहीं, आपसे बढ़िया हुई थी, गलती नहीं थी। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, गलती नहीं थी, बढ़िया हुआ था। कई बार हमें लगता है कि यार इस वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है, कई बार लगता है कि इस वजह से हमें कम नंबर करते हैं, है ना? तो क्योंकि लेकिन बढ़िया था। मतलब मेरी एक फ्रेंड का भी इस तरह से हुआ था, तो बोर्ड ने उनको बोल दिया था कि आपको इसमें तो नाउन है भी नहीं, इस क्लास में आप नाउन ऐसे कैसे पढ़ा रहे हो। तो बोर्ड ने उनको डायरेक्टली बोल दिया था कि अच्छा। आप डायरेक्ट ऐसे टॉपिक कैसे कर रहे हो, कहाँ है बुक में बताओ। ठीक, तो इसलिए मैं सिर्फ आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वाली चीज। उसमें आते हैं ये, लेकिन ये आते कैसे हैं? जैसे 5th में आता है, 5th में आपको ना सेंटेंस के बीच में खाली स्थान मिल जाएंगे हिंदी की बुक में कि भाई इनको भरो। जब उनको भरोगे ना, का, के, की, में, पर, तो वो आते क्या, कारक है ये, है ना? लेकिन उसमें कारक ऐसे सीधा नहीं आया हुआ, आपको का, के, की फॉर्म में समझाएंगे, फिर बाद में बताएंगे कि जो अब आपने सारा सब कुछ किया है ना, इसको कारक कहते हैं। जैसे अब इसका मैं अच्छा एग्जांपल देती हूँ। अगर मुझे नाउन कराना था, तो मुझे कोई बहुत अच्छी बुक की राइम उठानी चाहिए थी जिसमें बिल्कुल। नाउन आए हुए थे, तब मैं इंट्रोड्यूस करती तो वो अच्छा जाता। और बढ़िया, अब ये अब मैं बता पा रही हूँ क्योंकि शायद एक्सपीरियंस से, या फिर एग्जैक्टली। तो वहां मैंने डायरेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट को ले लो, देखो क्या दिख रहा है, वो एक घिसी पिटी चीज है जो सब ही वो सब ही करते हैं, वो सब नहीं करना चाहिए था। तो ये ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो देखो, ये इंटरव्यू मेरा भी अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट थैंक डिस्कशन, यू सो मच सर। ठीक है? मुझे कभी एक हिमांशु है ना, हिमांशु सर, सांगवान हाँ। सर, उनका इंटरव्यू सच में ऐसा लगा था कि जैसे मैंने जैसे तैयारी की थी वैसे ही करके आया है वो लड़का। एक एक पॉइंट का पता था उसको, कहाँ तैयारी जा रही है उसकी। फिर उसके बाद एक मैम मिली थी, अस्मिता मैम, उन्होंने बहुत बढ़िया तैयारी की थी। और एक आधा और बीच में मिला होगा जिसने बढ़िया तैयारी की, जिसका नाम ध्यान भी नहीं आ रहा है। उसके बाद आज आप हो जिसने थैंक यू सर। जेन्युइनली वो एक एक पॉइंट बताया है कि यहाँ से ऐसे चीज करी जा सकती है ना? तो ठीक है मैम, कुछ और अगर बताना चाहते हो तो आप मैं वही बताऊंगी लास्ट में फिर से, अच्छा बच्चा हर चीज में अच्छा होता है। तो अपने आप को अच्छा बच्चा मान के डिसिप्लिन में आ जाओ और बस लग जाओ, क्योंकि देखिए मेहनत ना कभी भी बेकार नहीं जाती। मुझे बहुत बुरा लगा था सर, 155 नंबर लाके भी मतलब मेरा नहीं हुआ जब DSSB में। तो मैं ये सोचती थी कि
मैंने बहुत अच्छा किया है, लेकिन आज भी मैं फिर अपने उन 155 मार्क्स जिसकी मुझे जॉब नहीं मिली, मैं अपने आप को अप्रिशिएट करती हूँ, मैंने अच्छा स्कोर किया। क्योंकि जब आप सच में मेहनत करते हो ना, आप अपनी खुद की वैल्यू करने लग जाते हो, और आपको कहीं ना कहीं पता होता है कि कब आप मेहनत कर रहे हो और कब आप दिखावा कर रहे हो मेहनत करने का। बिल्कुल तो ऑनेस्ट अपने साथ रहो, लाइफ टाइम काम आएगा। ठीक है। तो मैम बहुत बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा मुझे आप आए मुझे भी सर बहुत जेन्युइनली, अच्छा लगा और आपसे बात करके। सच में वर्थ इट हुआ कि आप पे मैम कल कितने बजे चले थे मैम वहाँ पे? सर वो तो मेरी ट्रेन लेट हो गई थी, मैं ये समझ लीजिए 11 बजे चली हूँ। हाँ, रात को 11-12 बजे के आसपास। रात सुबह को सुबह 11 बजे चली थी, सुबह? ट्रैवल करती रही। मेरी ट्रेन यहाँ पहुंचनी थी 5 बजे और पहुंची है 8:45 बजे। भाई पूरा एक दिन ट्रेवल करके आई है एक दिन मैम, ट्रैवल किया। समझ रहे हो? और फिर मुझे ये था कि मैं यार बस अब ये चीज ना वर्थ इट हो जाए, नहीं तो लड़की इतनी दूर से आई है और वेस्ट ना हो जाए बस इन कारण, है ना? तो देखो भाई बढ़िया, अब आप कमेंट सेक्शन में मैम से क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैम आप प्लीज इनके आंसर करते रहना जो हाँ, भी ये पूछे, है ना? और मैम का इंस्टाग्राम हैंडल आपको नीचे दिख ही जाएगा, तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो और मैम से खूब सारा इनको तंग करते रहना, और बस अपनी तैयारी बढ़िया करते रहना भाई। ठीक है जी, तो ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, और जल्दी आप भी अपना सिलेक्शन लेके आओ और हमारे पास आ जाओ, है ना? और स्वागत है आप सबका भी, जो भी अगर अपना कहीं सिलेक्शन लेके आया है और वो हमारे साथ जर्नी शेयर करना चाहता है, तो आपका स्वागत है। आप हमें इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी रिप्लाई कर देगा, हम अपने आप ही रीच आउट कर लेंगे आप तक, अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे देना हमें। तो ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय, जय श्री राम। अपना व्यक्तित्व, अपना चरित्र ऐसा बनाएं कि महिलाएं, बड़े, आपसे छोटे, आपके साथ खुश और सुरक्षित महसूस करें। जय श्री राम।